तो हेलो गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बेसिकली हम आईआईटी जैम एंड जेस्ट के लिए हम फोकस कर रहे हैं। तो इनमें जो भी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे या फिर थ्योरी होगी बीएससी लेवल तक की, वो हम थ्योरेटिकल जो है बीएससी लेवल पे ऊपर भी सारा काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एसटीआर होता क्या है, मतलब एसटीआर वर्ड का मतलब क्या हुआ। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एसटीआर वर्ड हमें बताता है कि आप एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हो। ठीक है, दो टाइप की फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो जनरल होती हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर, और एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती हैं। तो दो टाइप की हो गई, जहाँ पे वेलोसिटी जो है लाइट के रेस्पेक्ट में होती है। एक तरीके से हम अगर जनरल एसटीआर का डेफिनेशन दें तो मैं यहाँ बेसिकली इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो आपको एकदम बेसिक्स से एडवांस तक जाएंगे, तो आपको सभी नोट्स एंड बेसिकली जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सभी यहाँ पे प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसटीआर का डेफिनेशन यहाँ पे है कि स्पेशल जो वर्ड है यहाँ पे एसटीआर में जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मीन्स स्पेशल जो वर्ड है वो आपको बताता है, टेल्स दैट दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल और एप्रिसिएबल, वी कैन से एप्लीकेबल टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो IER ये इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो हम कह सकते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ तक आपको थोड़ा सा जो है एसटीआर का वर्ड का मतलब जो समझ में आना चाहिए। फिर हम बात करते हैं, मैंने यूज किया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जहाँ से आप ऑब्जर्वेशन करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या कहें कि आपका डिस्प्लेस हो रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट की जहाँ पे पोजीशन है, उस जहाँ पे प्लेस की बात कर रहे हैं, उस प्लेस को एक तरीके से प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में लिख देता हूँ मैं। इसका जो डेफिनेशन है वो है प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। एसटीआर को पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले थोड़ा सा उस जो टर्म्स हैं उनके बारे में जानना जरूरी होगा, इसलिए मैं इन टर्म्स के बारे में बता रहा हूँ। क्योंकि एसटीआर के जो क्वेश्चंस होते हैं जेम में या जेस्ट में आते हैं, उनमें बेसिकली आपका अप्रोच जो है नॉर्मल होता है, लेकिन आपको जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है उसको समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो एफआर का मतलब ये हो गया। नाउ अगर हम नेक्स्ट बात करें, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें, तो देखिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है? जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस या कहें कि यहाँ पे द फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहाँ पे न्यूटन्स लॉज आर वैलिड, न्यूटन्स लॉज आर वैलिड, हम कह सकते हैं न्यूटन्स लॉ के ऊपर वो बेस्ड होती है, या फिर कहें कि जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है, उसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो ये क्या होता है देखिए, तो इसके अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, जहाँ पे न्यूटन्स लॉज आर नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन ये हो गया इसका, न्यूटन्स लॉ आर नॉट एप्लीकेबल। अब कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिनके मैं एग्जांपल भी दूंगा आपको, जहाँ पे न्यूटन्स के लॉ जो हैं जनरली एप्लीकेबल नहीं होते, उनको हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या कहें कि एक्सेप्ट इनके अलावा जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती हैं उनके अलावा जो फ्रेम रेफरेंस बच गई उनको हम नॉन इनर्शियल बोल सकते हैं। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे जैसे एक्सेलरेटिंग अगर फ्रेम होती है कोई भी, किसी भी टाइप की एक्सेलरेटिंग फ्रेम को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में कंसिडर करते हैं। या फिर हम बात करें कोई भी रोटेटिंग फ्रेम हो, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसको भी हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काउंट करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया, यहाँ तक हमने जो टर्म्स पढ़ी हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं, एसटीआर के बारे में दोबारा बात करते हैं। एसटीआर को देखिए कब से शुरू हुआ, कब इसका जो नाम पड़ा, देखिए एसटीआर जो है आइंस्टाइन ने 1905 में डिस्कवर किया था। आइंस्टाइन डिस्कवर, या कहें कि आइंस्टाइन ने इसका थ्योरी स्टार्ट किया था। आइंस्टाइन डिस्कवर इन 1905। ठीक है, 1905 में स्टार्ट हुआ। देन ये दिया गया था, मतलब आइंस्टाइन ने इसके बारे में थ्योरी दी थी। बट जिस टाइम पे ये थ्योरी दिया गया था, एट दैट टाइम इसको हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलते थे, या कहें कि एट दैट टाइम इट कॉल्ड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उस टाइम पे हम इसे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं बोलते थे। ये आफ्टर 1913 के बाद में, 1930 के बाद में, 13 के बाद में आइंस्टाइन ने इसे एसटीआर कहना स्टार्ट किया, एक्सेप्ट देन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उससे पहले जब इसने ये थ्योरी दिया था उस टाइम पे इसका नाम था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आफ्टर 1930 इट बिकम्स एसटीआर। इसका ये तो जो थोड़ा हिस्ट्री है। नाउ अब अगर हम बात करें
पहले जो STR से पहले जो है एक अलग थ्योरी चलती थी, उसको हम GTR बोलते थे। तो GTR जो था उसका उसका जो है फुल फॉर्म था गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो गैलीलियो ने भी एक रिलेटिविटी का थ्योरी दिया था जिसको हम GTR बोलते हैं। वो काफ़ी फेमस था, नियरली सर सभी जगह वो वैलिड थी। कुछ कुछ इसके ड्रॉबैक्स थे जो हम आगे देखेंगे। तो थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड विद द हेल्प ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये जो GTR था इसका जो है थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं, और ये जो है एक तरीके से फॉर्मुलेटेड हुआ था नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं वाई STR इज़ रिक्वायर्ड। तो देखिए हमारे पास न्यूटोनियन मैकेनिक्स ऑलरेडी था, बट फिर भी हमें STR की ज़रूरत क्या पड़ी। देखिए STR का नीड यहाँ पे क्या हुआ कि जब हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग चल रहे थे तो लोअर वेलोसिटीज़ के लिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स सही काम कर रहा था, बट अगर हम हायर वेलोसिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे न्यूटोनियन मैकेनिक्स का जो प्रेडिक्शन था वो गलत हो जा रहा था। जैसे हम बात करें तो इसका जो ड्रॉबैक था, बेसिकली इसका रिक्वायरमेंट था, उसके लिए हम एक लाइन लिख देते हैं कि जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स था, न्यूटोनियन मैकेनिक्स उसके आपके जो है शॉर्ट कमिंग्स थे, ठीक है। तो उसके शॉर्ट कमिंग्स हम पढ़ेंगे अभी। तो इसके शॉर्ट कमिंग्स के कारण हमें इसको पढ़ना पड़ा ना। हम बात करें जैसे कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, ये F फोर्स लग रहा है, तो उसका जो एक्सेलरेशन था न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग वो F/m था, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें F का वैल्यू, आपको पता है यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन तो होता है वेलोसिटी का, गति का फर्स्ट नियम, तो वो होता है v = u + at, ठीक है। तो यहाँ से अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो यहाँ पुट करेंगे इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो यहाँ पे हो जाएगा F/m × t। अब अगर आप बात करो तो t टेंस टू 0 पे आपका v जो है इन्फाइनाइट आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन आपका जो प्रेडिक्शन दिया है NLM के अकॉर्डिंग वो इन्फाइनाइट आ रहा है, लेकिन रियलिटी में इन्फाइनाइट नहीं होता। मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर हम यहाँ पे ग्राफ देखें तो NLM के अकॉर्डिंग ग्राफ कुछ ऐसा आता है, लेकिन रियली अगर ग्राफ देखा जाए वेलोसिटी का एक्सपेरिमेंटली तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, कुछ टाइम के बाद में कांस्टेंट हो जाता है कि आफ्टर रीचिंग द वेलोसिटी एट c वो इन्फाइनाइट तक नहीं जा सकता। लेकिन NLM बोलता है कि आप अगर इन्फाइनाइट टाइम पे जाओगे तो आपका वेलोसिटी भी इन्फाइनाइट होगा। तो ये एक शॉर्ट कमिंग था मेजर कि आपका STR का नीड पड़ा, ठीक है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की कि NLM किसके ऊपर बेस्ड था। देखिए तो NLM का जो बेसिक हम कहें कि NLM जो है इज़ बेस्ड ऑन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब एक गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, देखिए मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, गैलीलियो ने भी अपनी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन रूल दिए थे, STR से पहले वही रूल एप्लीकेबल थे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं गैलीलियन थ्योरी जो था वो प्रेडिक्ट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्मूला। तो जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन था ये बेसिकली किसके लिए था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिनाज के लिए एप्लीकेबल था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना। जैसे कि हम बात करें विद रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आपके जो डिफरेंट इनर्शियल हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना थे। जैसे हम बात करें कोई भी आपका मैग्नेट है, कोई कोइल है, आप इसको मूव करवा रहे हो लेफ्ट राइट, तो आपका मैग्नेट को मूव करवाओ, कोइल को मूव करवा रहे हो, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है एक तरीके से। तो उन सब चीज़ों को GT ने प्रेडिक्ट किया। GT प्रेडिक्ट्स डिफरेंट EMF इन 2 सिचुएशंस। उन दोनों ने GT ने क्या कहा कि आप अगर एक मैग्नेट को कांस्टेंट रख रहे हो, कोइल को घुमा रहे हो, या फिर कोइल को कांस्टेंट रख के मैग्नेट को घुमा रहे हो, तो दोनों ही केस में आपका जो एक्सपेरिमेंटल EMF है वो रियली मतलब एक्सपेरिमेंटली सेम था, लेकिन GT के अकॉर्डिंग या कहें कि गैलीलियन थ्योरी के अकॉर्डिंग वो दोनों सिचुएशन में क्या था, डिफरेंट था। तो ये कह सकते हैं दोनों का कॉन्सिक्वेंस था जिसके कारण हमें STR को डिस्कवर करना पड़ा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि जो अकॉर्डिंग टू GT गैलीलियन थ्योरी जो बोथ कह सकते हैं दोनों के दोनों EMF से जो भी हम यहाँ पे आ रहे थे कि आप अगर एक बार कोइल को मूव करवा रहे हो, एक बार मैग्नेट को मूव करवा रहे हो, तो यहाँ पे बोथ EMF आर डिफरेंट, ठीक है, दोनों ही केस में डिफरेंट थे। एंड इन के एक्सपेरिमेंटल थ्योरी की बात करें तो जो EMF थे आर कमिंग सेम, ठीक है, बोथ केसेस में सेम आ रहे थे। तो यहाँ तक हमने बेसिक देखा कि क्या मतलब नीड था, या कहें कि गैलीलियन थ्योरी ने क्या बताया। तो गैलीलियन थ्योरी बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना पे बेस्ड था। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे फेलियर ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जो हाई स्पीड के ऊपर फेल क्यों हुआ। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हाई स्पीड के ऊपर आपका न्यूटोनियन मैकेनिक्स फेल हो गया, कैसे हुआ, तो उसकी बात करते हैं। देखिए फेलियर ऑफ NLM इन हाई स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे NLM लिखने के बजाय न्यूटोनियन मैकेनिक्स लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो एक तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NM, ठीक है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स NM।
तो न्यूटन मैकेनिक्स के कौन से फेलियर थे, देखिए सबसे पहली बात करते हैं। एसटीआर जो था एक मॉडर्न थ्योरी था मैकेनिक्स का, जो हर एक वेलोसिटी जो हम कह सकते हैं सी से कम है, एक इक्वल टू सी भी है, अगर हम कहें वी लेस देन इक्वल टू, एसटीआर के अकॉर्डिंग हम इन सभी कंडीशन को जहाँ पे वी का वेलोसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी सी से लेस देन है या फिर सी के इक्वल है, उन सभी जगह एसटीआर को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एसटीआर क्या था, रिवाइज्ड वर्जन था न्यूटोनियन मैकेनिक्स का, ठीक है, जहाँ पे हमने जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स सिर्फ लो स्पीड पे वैलिड था उसको हाई स्पीड पे भी एप्लीकेबल करके एक तरीके से एसटीआर को हम कह सकते हैं एक रिवाइज्ड वर्जन है, ठीक है, एक सिर्फ एक रिवाइज्ड वर्जन है, यहाँ पे कुछ नया नहीं किया गया, या न्यूटोनियन मैकेनिक्स जहाँ फेल हो रहा था उसमें इम्प्रूव करके एसटीआर बना दिया हमने, तो ये कह सकते हैं कि रिवाइज्ड वर्जन। देखो यार, हम बात करते हैं एसटीआर के पोस्टुलेट्स की, एसटीआर कहाँ से जनरेट हुआ, तो एसटीआर का जो बेसिक जो जनरेशन था, अगर हम कहें कि कहाँ से जनरेट हुआ, तो वो हुआ मैक्सवेल इक्वेशंस से, ठीक है। मैक्सवेल ने अपनी डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरीज के लिए अपना डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट्स किए, वहाँ से इसका जनरेट हुआ। बेसिकली जो इसका जनरेशन है वो बताया मैं आपको। अब बात करते हैं पोस्टुलेट्स की। देखिए एसटीआर के दो मेन पोस्टुलेट हैं। पहला पोस्टुलेट है कि आपके जितने भी फिजिक्स के लॉज हैं, ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स मस्ट बी इन्वेरिएंट विद रेस्पेक्ट टू ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर हम बात करें कि ये बोलता है फर्स्ट पोस्टुलेट कि हर एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपके जितने भी लॉ हैं फिजिक्स के वो सब जो है इन्वेरिएंट होंगे। अगर कोई लॉ इन्वेरिएंट नहीं है तो वो लॉ ही गलत है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, दैट लॉ शुड बी मॉडिफाइड। तो इसका जो फर्स्ट है आपका पोस्टुलेट वो है ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स मस्ट बी इन्वेरिएंट विद रेस्पेक्ट टू, हम कहें ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसका जो सभी फिजिक्स के लॉज हैं वो इन्वेरिएंट होंगे। अगर इसने ये भी कहा इफ़ ए लॉ इज नॉट इन्वेरिएंट, with respect to inertial frame of reference, then that law is not correct। सिंपल सी चीज़ है, इसने उस लॉ को ही गलत बता दिया। इसने बोला कि अगर आपका ऐसा कभी होता है कि वो इक्वल नहीं होता है, कहीं कि एक इनर्शियल फ्रेम में अलग वैल्यू दे रहा है फिजिक्स का लॉ, दूसरे में अलग दे रहा है, तो फिजिक्स का लॉ ही गलत है। सिंपल सी चीज़ है। एसटीआर के अकॉर्डिंग अगर आपका कोई भी लॉ है वो इन्वेरिएंट होना ही होना चाहिए। जैसे हम बात करें एग्जांपल के लिए, अगर हम एग्जांपल लें तो यहाँ पे आपने ऑप्टिक्स में देखा होगा कि एक रे आई दूसरी रे गई, तो यहाँ पे समथिंग हम परपेंडिकुलर डाल दें तो ये हम मान लेते हैं थीटा इंसिडेंट है, ये थीटा रिफ्लेक्टेड है, तो ये इक्वल होगा, हर एक इनर्शियल फ्रेम में इक्वल होगा। जैसे हम बात करें यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, एक ऑब्जर्वर हमारा एक गाड़ी के ऊपर जा रहा है, सेकंड ऑब्जर्वर ये फर्स्ट है, तो ऑब्जर्वर फर्स्ट की रेस्पेक्ट में हम बात करें तो जो थीटा इनर्शियल कहीं कि इंसिडेंट है वो इक्वल होगा थीटा रिफ्लेक्टेंस के। सेकंड ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में भी थीटा इंसिडेंट थीटा रिफ्लेक्टेंस के इक्वल होगा। हो सकता है कि इसका एंगल आपका 30 दिख रहा हो, इसमें 32 दिख रहा हो, लेकिन आपके दोनों ही एंगल सेम दिखने चाहिए। दैट इज़ द पोस्टुलेट ऑफ एसटीआर। फर्स्ट पोस्टुलेट ये था, ठीक है, कि दोनों का वैल्यू आपका सेम होना चाहिए, थीटा ई छोड़ भी थीटा है, तो वो लो जो है वो आपका कंजर्व रहना चाहिए। सेकंड पोस्टुलेट की बात करें जो सबसे अच्छा पोस्टुलेट है, देखिए इस पोस्टुलेट में बोला गया कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वैक्यूम के अंदर वो मैक्सिमम और मिनिमम हमेशा ही मतलब कह सकते हैं इक्वल टू सी होगा, वो कभी चेंज नहीं होने वाला। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट शुड बी सेम इन ऑल विद रेस्पेक्ट टू ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट शुड बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज सेम with respect to all inertial frame of reference। तो इसने बताया कि हर एक आप ऑब्जर्वर की बात कर सकते हैं, हर एक इनर्शियल फ्रेम में अगर आप डिफरेंट ऑब्जर्वर्स ले लोगे तो आपका जो स्पीड ऑफ वैक्यूम है, स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम, वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि लाइट यहाँ से मूव कर रहा है, ये लाइट है कोई जिसका वेलोसिटी हम v मान लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जर्वर हैं, एक यहाँ पे वैन के अंदर जा रहा है, वैन के ऊपर बैठ के, जो सेकंड ऑब्जर्वर मान लेते हैं, एक ऑब्जर्वर यहाँ पे स्टेशनरी है, फर्स्ट ऑब्जर्वर। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर मूविंग हो या सेकंड मतलब मूविंग ऑब्जर्वर हो या कांस्टेंट ऑब्जर्वर कुछ भी स्टेशनरी हो, तो हमारा जो वैल्यू होगा वेलोसिटी का, हम कहें कि ऑब्जर्वर फर्स्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जर्वर सेकंड के अकॉर्डिंग, तो वैल्यू है वो सी ही रहेगा, वैक्यूम का स्पीड चेंज नहीं होने वाला, ये याद रखना। अब
सेकंड चीज़ बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा वेलोसिटी भी लाइट का ही होगा। यही इसमें एक पॉइंट और बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम और मिनिमम कह सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम जो वेलोसिटी है वो सी से कम होगा या सी के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हो गया, चाहे कुछ भी कंडीशन आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए, आपको सी से ज़्यादा वेलोसिटी कभी भी आंसर में नहीं बताना है, ठीक है। तो जैसे हम बात करेंगे, एग्जाम्पल ले रहे हैं, जिस एग्जाम्पल में आपको थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका वेलोसिटी 0.15 सी दिया हुआ है आपको, ठीक है। इसका वेलोसिटी आपको जो है इतना दिया हुआ है, एंड प्रोटॉन का जो वेलोसिटी है वो आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ये पार्टिकल है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है, यहाँ पे प्रोटॉन मूव कर रहा है, जिसका वेलोसिटी सी दिया हुआ है। अब अगर आपको कोई आपको ये वेलोसिटी दिया हुआ है ईपी, मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में आपको अगर सी दिया हुआ है, तो प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में माइनस सी ही होगा। आपको ये नहीं सोचना है कि 0.15 सी होगा, सब्ट्रैक्ट एडिशन कुछ नहीं करना। रेस्पेक्टिव जो वेलोसिटीज़ होती हैं यहाँ पे वो जस्ट अपोजिट होती है, ये आपको याद रखना है। जो यहाँ पे रेस्पेक्टिव हम कहेंगे जो वेलोसिटीज़ होंगी वो जस्ट क्या होंगी, अपोजिट होंगी। तो ये इसका जो पोस्टुलेट का जो सेकंड पोस्टुलेट है उसी का एक एप्लीकेशन है। जैसे हम बात करें कि दूसरा एग्जाम्पल भी मैं आपको दे देता हूँ। दूसरे एग्जाम्पल में बात करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है कोई, वो आपका मूव कर रहा है 0.2 सी से, एक प्रोटॉन है जो आपका सी से मूव कर रहा है ना। अगर मैंने आपको VPE जो है सी दे रखा है, तो VEP कितना होगा, यहाँ पे भी सी ही होगा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। तो उसमें भी हम 0.2 सी वगैरह कुछ नहीं देखेंगे, सिंपल केस जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया। नेक्स्ट अगर हम बात करें 90 डिग्री पे भी अगर मूव कर रहा है, एक पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, एक पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, आपको अगर रेस्पेक्टिव वेलोसिटी दे दिया, जैसे VEP सी दे दिया, तो VPE जो है माइनस सी ही होगा, समझ रहे हो। एक वेलोसिटी अगर आपको दे दिया तो दूसरा वेलोसिटी का जस्ट नेगेटिव हो जाएगा। आपको देखना नहीं है कि 90 डिग्री पे है या फिर अपोजिट है। अगर सी से कम होते हैं तो हम चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको दे दिया रेस्पेक्टिव वेलोसिटी तो आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है कंसिडर करना होगा। ये एग्जांपल था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है पोस्टुलेट का रूल है, ठीक है। ऐसे जो